क्लास के हिसाब से अगर हम इसको पढ़ें, जो कि हमारा टॉपिक है डायमेंशन, वो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू अपन फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला अपना करेक्ट है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है कि आप फॉर एग्जांपल आपका फोर्स है, वो मास पे और एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आपको इतना बता दिया गया मास पे और एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, और हमसे बोला जाए कि आप फार्मूला डिराइव कीजिए, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? डायमेंशन। ठीक है। अब अगर समझने की बात करें डायमेंशन, तो पहले भी आपने वर्ड सुना होगा डायमेंशन, पर हमको इतना डीप में पता नहीं था कि डायमेंशन होता क्या है। पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने 11th क्लास के सारे के सारी यूनिट्स देखी, फंडामेंटल यूनिट्स देखा। उसके बाद जो स्टेडियन, जो हमको बता रखा है, 2 एक्स्ट्रा यूनिट थे अपने पास, स्टेडियन और रेडियन, उसकी अपन ने बात करी। यूनिट होता क्या है, क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, यूनिट अपन क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी बातें अपन ने वहाँ पे की। अब जो अगला टॉपिक है अपना वो है डायमेंशन। ठीक है ना। अब अगर हम इसको कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो आप लोग जब भी कोई मोबाइल खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वहाँ पर अपन क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसके अंदर रैम इतनी है, इसकी रोम इतनी है, इसका प्रोसेसर इतना है। क्लियर है। उसी तरीके से जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं अपने पास में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीलरेशन, क्लियर, हम उस एक्सीलरेशन को देखते हैं कि ये किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ आपके पास नंबर है 8 का आप फैक्टर्स कीजिए, तो आप क्या करते हैं? 2 2 2। अब मैं आपसे पूछूं 8 बना कैसे, तो आप क्या बोलेंगे? सर 3/2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हम क्या बना देते हैं? वहाँ पर 8 बना देते हैं। क्लियर है ना मेरी बात? तो जैसे हम फैक्टर करते हैं, उसी तरीके से हम फिज़िक्स के अंदर जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है, और क्वांटिटीज़ भी आप ध्यान रखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है ना। पर जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो सारी की सारी किससे मिलके बनती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन यूज़ में आती है वो होती है अपनी मास, लेंथ और टाइम। फिर अगर हम 12th क्लास में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो क्वांटिटीज़ अपने को देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, परमिटिविटी, जो आगे आप पढ़ेंगे 12th में, तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे MLT के अलावा इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने वहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी में देखा था, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी यूज़ में आता है। कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, वहाँ पे केल्विन भी यूज़ में आता है। पर जो अपनी मोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास 1000 क्वांटिटीज़ है, फॉर एग्जांपल है ना, 1000 से बहुत ज़्यादा है। अगर अपने पास 1000 क्वांटिटीज़ है, तो उसके अंदर से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो 900 क्वांटिटीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बनी है? मास, लेंथ एंड टाइम। क्लियर है बात? तो जो डेफिनेशन है आपको डायमेंशन की, वो आपको नोट्स में दिख जाएगी कि एनी क्वांटिटी, एनी डिराइव्ड क्वांटिटी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, लेंथ एंड टाइम फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड एज डायमेंशन। क्लियर है बात? एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमको और अच्छे से क्लियर होगा। अब अगर मैंने बात करी जैसे मास है अपने पास, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि मास का डायमेंशन आप मुझे बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सर मास में तो क्या आ रहा है? mr। ठीक है। मैंने आपसे बोला लेंथ का बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सर लेंथ में l आ रहा है। मैंने आपको बोला टाइम का बताइए, तो टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? t। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन इसके यूनिट्स यूज़ नहीं करते हैं, अपन क्या यूज़ करते हैं? क्वांटिटी का सिंबल। क्लियर है? मास का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। लेंथ क्या होता है? स्मॉल l। एंड टाइम का क्या होता है? स्मॉल t। क्लियर है बात? यहाँ पे अपन इसका यूनिट नहीं यूज़ करके हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर? पूरी तरीके से इसका जो भी अपना सिंबल होता है क्वांटिटी का। क्लियर? तो ये है मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, बट मैंने कौन सी बात करी यहाँ पे अभी? सिर्फ और सिर्फ 3 मेन क्वांटिटीज़, दैट इज़ मास, लेंथ एंड टाइम। क्लियर है? तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँगा तो मेरे को बहुत सारी, हम जो देखने वाले हैं यहाँ पर, अपने को जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो सारी की सारी अपने को क्या मिलने वाली है? इसी का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलो देखते हैं। कंसेप्ट बनाते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है, चुपचाप एकदम बस कंसंट्रेटेड माइंड से आपको वीडियो को देखना है, तो आपको इजीली यहाँ पर चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक्सीलरेशन तो बहुत ईजी है सर, हमेशा चीज़ अपने को कंसेप्ट बनाने होते हैं। कंसेप्ट हमेशा कैसे बनते हैं? ज़ीरो लेवल से फिर अपने को लेवल बढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी क्वांटिटी ली यहाँ पर?
एसिलरेशन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे सर? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। अब मेरे को एक बात बताइए, v माइनस यू लिखा है मैंने, तो ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की वैल्यू थी, फाइनल वेलोसिटी की 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल की थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो सब्सट्रैक्शन के बाद में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंगल पावर वेलोसिटी। सिंगल पावर वेलोसिटी दैट मीन्स v अपॉन टी। एग्जाम्पल से बताऊँ तो 20 माइनस 10 बोला था मैंने कि जो एग्जाम्पल है वो 20 फाइनल वेलोसिटी, 10 इनिशियल वेलोसिटी, वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10। तो जो ये 10 है वही मैंने क्या बताया है यहाँ पे? वेलोसिटी। क्लियर है बात? मतलब इतना हमको पता चल चुका है कि जो मेरा एसिलरेशन है दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? अब अपन इसको और सिंपल फॉर्म में लेकर जाते हैं। क्या वेलोसिटी को मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूँ? किसकी जगह लिखा है मैंने? वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम की जगह टाइम तो है ही। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे सर? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट की? डिस्टेंस। और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या कोई रेडियस हो, वो हमेशा क्या है? वन डायमेंशनल है। एंड वन डायमेंशनल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑलवेज बिलोंग्स टू लेंथ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। लिख दिया मैंने इसे। अब क्या हो गया यहाँ से? वैल्यू क्या आ गई? अब डायमेंशन को लिखने का तरीका क्या होता है? आपको जो MLT यूज़ करना है वो MLT आप हमेशा किस में यूज़ करेंगे? कैपिटल फॉर्म में। किस में यूज़ होगा आपका? कैपिटल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? L अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब सर आपने तो कहा था मास, लेंथ और टाइम तीनों आना चाहिए, इसमें तो मास आ ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे शो कर देंगे इसको? m0, लेंथ कितनी बार? वन टाइम, और t माइनस 2 ब्रैकेट बंद। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डायमेंशन। तो हमको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इज़ m0 L1 t माइनस 2। ठीक है, ये तो हमने बात की बहुत ही इजी क्वांटिटी एक्सीलरेशन की। अब थोड़ा सा और अपन इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल रोल की बात करते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया प्रेशर। क्लियर? तो एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे, वो बात ये है कि कोई भी डायमेंशन आप तभी डिराइव कर सकते हैं जब आपको उस क्वांटिटी का एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन याद हो। क्लियर है मेरी बात? सिंपल एक्सप्रेशन के कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे फर्स्ट फार्मूला, कॉमन फार्मूला, जैसे हम देखते हैं कि हमने बहुत सी क्वांटिटीज़ के बहुत सारे फार्मूले देखे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फार्मूले अपन ने देखे हैं। जैसे फोर्स की बात करते हैं अपन, तो फोर्स का पहला फार्मूला अपन ने देखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो भी क्या बोल रहा था अपने को कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू फोर्स। पर जो डायमेंशन निकल सकती है वो दोनों से निकल सकती है, पर हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि डायमेंशन निकालने के लिए हम जो कॉमन फार्मूला है वही यूज़ करें। क्लियर है? एक और एग्जांपल दूं आपको मैं इस चीज़ का, तो वो ये है कि हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप डायमेंशन निकाल के बताइए चार्ज की, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? यही वाला यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे आप Q इक्वल्स टू NE या फिर ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू VR, वो फॉर्मूला आप यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ से भी डायमेंशन निकल के आएगी, पर दैट विल बी सो कॉम्प्लेक्स। हमको क्या करना है? ईजी वे में चलना है ताकि हमारा टाइम भी बचे और
फालतू हम कंफ्यूज भी ना हो। अब दूसरी बात यह है कि जो डायमेंशन है वो आपके बोर्ड का लेवल, भले CBSE हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, नीट हो, IIT हो, तीनों में जो इसके क्वेश्चन हैं वो इजीली आपको हो जाएंगे अगर आपका कंसेप्ट डायमेंशन का क्लियर है तो। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, फोर्स टाइम, यही है प्रेशर का फॉर्मूला। ये होता है फोर्स अपॉन टाइम, नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर गलत फॉर्मूला लिख देता हूँ फोर्स अपॉन टाइम, तो मेरे को पूरी तरह से क्या होगा, जो डायमेंशन मिलेगा वो क्या होगा, गलत होगा। फोर्स अपॉन एरिया। अब पहली स्टेप आपको इसमें ये देखना है कि जो एक्सप्रेशन आ रहा है उस एक्सप्रेशन में क्या कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आई है क्या, नहीं आई है। क्या फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया फंडामेंटल है, नहीं है, डिराइव्ड है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम इसको और सिंपल फॉर्म में ले जाएंगे। जैसे अगर आपको 64 का फैक्टर करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 8 × 8, 8 8 ज़ा 64। फिर उस 8 को क्या करेंगे आप, 2 2 2 2 2 2। क्लियर है बात। उसी तरीके से हम डायमेंशन में भी करते हैं। तो फोर्स का फिर फॉर्मूला क्या है अपना, मास इनटू एक्सीलरेशन। एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू लेंथ, मतलब फॉर्मूला कोई भी हो एरिया का, बट हमको पता है ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल दैट मीन्स इसमें 2 लेंथ आ रही होगी, मतलब लेंथ की पावर कितनी होगी, स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है। अब हमको सामने क्लियर हो गया है कि सर अब हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी आ चुकी है। कौन सी आ गई है, लेंथ आ गई है और मास आ गया है। तो अब इन दोनों को तो अपन नहीं छेड़ेंगे, इनके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, इनको अपन ऐसा कैसा लिखेंगे आगे। बट हमारा एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, डिराइव्ड है। हमको इसको भी किस में लेके जाना पड़ेगा, फंडामेंटल में। तो वो हम कैसे लेके जाएंगे, मास अपॉन लेंथ को आप अलग से लिख दीजिए, इससे हमको कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। फिर वेलोसिटी अभी भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं है। ये भी क्या है, अभी डिराइव्ड। इसको अपने को और सिंपल वे में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, मास अपॉन लेंथ का स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी की जगह आया है, पूरा जो वेलोसिटी है उसकी जगह ये पूरी वैल्यू वही है। टाइम तो ऐसा का ऐसा अभी ही है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया अपना फंडामेंटल। अब अगर हम इसको देखें, एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, फंडामेंटल एंड फंडामेंटल। अब कैसे लिखेंगे हम इसको, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिख दिया, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर अपॉन लेंथ का स्क्वायर। क्लियर है। आप यहाँ पे देखिएगा, मास को अब डायमेंशन की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ मैं, m1, बिकॉज पावर कितनी है यहाँ पर, 1 है। फिर लेंथ को क्या लिख सकता हूँ मैं, L1, नीचे क्या है L2, बिकॉज स्क्वायर है। और एक और क्या है, टाइम का स्क्वायर, दैट इज़ T2। क्लियर। अब कुछ नहीं, आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है यहाँ पर, जो हम 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते थे। m1 ऐसा का ऐसा रहेगा, नो चेंज इन m1। यहाँ पर L1 है और L2 है, मतलब L1, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इन्वर्स। टी स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स। व्हेन द बेस इज सेम एंड द क्वांटिटी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, देयर पावर विल बी एडिड। दैट इज वाई m1 1 - 2 मतलब -1 t - 2, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। क्लियर। अब अगर सर हमेशा हमको क्या इतना ही टाइम लगेगा, इतना नहीं लगेगा। अगर आपको फोर्स का डायमेंशन याद है, एरिया का डायमेंशन याद है, तो आपको इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फोर्स का लिखिए और एरिया का लिखिए और सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए। फिर बाई चांस आपको फोर्स का याद नहीं है बट आपको एक्सेलरेशन का याद है, अभी हमने इसके पहले एक्सेलरेशन का ही निकाला था, तो डायरेक्टली मास का m1, L2 और एक्सेलरेशन का आप लिख सकते हैं m0
L1 t-2। क्लियर है बात? तो ये तो बात की अपन ने डायमेंशन, कि हम डायमेंशन निकालते कैसे हैं, डायमेंशन डिराइव कैसे करते हैं किसी भी क्वांटिटी का। अब हम देखने वाले हैं कि जो डायमेंशन है वो हमको यूज़ कहाँ कहाँ आता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं अपन डायमेंशन। मैंने इसका एक नाम और लिखा है फैक्टर लेबल मेथड। क्या है? फैक्टर लेबल मेथड। वही बात जो मैंने आपको बोली थी, हम फैक्टराइजेशन करते थे मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से यहाँ पर भी फैक्टर लेबल मेथड, मतलब with the help of fundamental quantities you can labeling the derived quantities by the use of factorization. Clear है बात? That is why it is also called as factor label method. Clear? अब हम बात कर रहे हैं what is the application of dimension. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या होता है, ये बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब अगर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की बात करूँ तो सबसे पहले एग्जाम्पल से ही समझते हैं अपन, एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होती है। मैंने आपको बोला कि आपने कोई रिसर्च किया, ठीक है, कोई रिसर्च किया आपने फ्रांस में बैठ के, तो आपने वहाँ पे जो सिस्टम यूज़ किया वो यूज़ किया आपने FPS, ठीक है ना, FPS फुट पाउंड सेकेंड। क्लियर? फ्रांस में नॉर्मली ये यूज़ में आता है। फिर आप इंडिया आए, इंडिया में आपने देखा यहाँ तो MKS चलता है, तो यहाँ के साइंटिस्ट को आप किस तरीके से आपने जो भी रिसर्च किया है वो बताएंगे। तो यहाँ का साइंटिस्ट आपको सबसे पहले क्या बोलेगा कि कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू MKS, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्लियर हो रही है बात कि जब भी आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इन CGS सिस्टम, आपका जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है डाइन, DYNA, ठीक है ना, DYNA डायन, और वही आपका SI के अंदर होता है न्यूटन। क्लियर? अब अगर आपने कहीं पर लिख रखा है 70 डाइन, क्या लिख रखा है 70 डाइन, और मैंने आपसे पूछा कि नहीं मेरे को तो आप न्यूटन में बताइए, डाइन वाइन मेरे को पता नहीं है, मेरे को आप किस में बताओ, न्यूटन में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि भाई क्या होता है, दिक्कत आ गई वहाँ। वहीं अगर आपको डायमेंशन एनालिसिस का नॉलेज है then you can convert this into SI very easily. Clear? तो पहला एप्लीकेशन क्या हुआ इसका, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। सेकंड की जो बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, सडनली आपके दिमाग से कोई फॉर्मूला क्या हो गया, स्किप कर गया, ठीक है। अब अगर फॉर्मूला स्किप कर गया तो आपको याद नहीं आ रहा है कि हाँ वहाँ पर जो क्वांटिटी आती थी वहाँ पे पावर स्क्वायर होता था, पावर क्यूब होता था, या सिंगल पावर होती थी, इस तरह से। मतलब अगर आपको किसी भी फॉर्मूले और एक्सप्रेशन को चेक करना है कि हाँ ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो भी आप किसका यूज़ करते हैं, फैक्टर लेबल मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। दैट इज़ व्हाट, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन और फॉर्मूला और एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और थर्ड, मैंने आपको बोला कि जो एक पेंडुलम लग रहा है, पेंडुलम वाली क्लॉक सभी ने देखी होगी, सडनली वो क्या टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम में होता है। तो मैंने आपको बोला जो पेंडुलम का जो मोशन हो रहा है, जो उसमें एक्सीलरेशन है, वो डिपेंड कर रहा है पेंडुलम के मास पे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स है उस पर। सिर्फ मैंने आपको दो फैक्टर बता दिए कि इसका जो पेंडुलम का एक्सीलरेशन है दैट इज़ डिपेंड ऑन द मास ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तो हमको वहाँ पे अगर फॉर्मूला डिराइव करना हो इतने सी बात कहने पे, तो भी हम किसकी बात करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब डिपेंडेंसी ऑफ वेरिएबल इन फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इन तीन एप्लीकेशन में से हम कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
बिकॉज दैट इज़ वेरी ईजी, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। ये दोनों है, ये अलग से एक पूरा वीडियो लेगा, ये अलग से पूरा एक वीडियो लेगा, बिकॉज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट और पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हर साल आते हैं आपके, नीट में भी मिलता है आपको, IIT में मिलता है और बोर्ड में तो मिलता ही मिलता है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर? कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन की। क्वेश्चन है आपके पास, चेक द कंसिस्टेंसी को चेक करो, ठीक है। उसमें से सबसे पहला एक्सप्रेशन आपके पास है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है, आप इसको चेक करके बताइए, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम किसको लेने वाले हैं? LHS को। नहीं सर, हम तो पहले RHS लेंगे। नो प्रॉब्लम, RHS लीजिए, अपने अधिकार है, अपनी चौक है, आपके पास आपका पेन है। हमको तो सिर्फ किससे मतलब है? लास्ट में आंसर से कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका डायमेंशन लिख देंगे। डायमेंशन क्या है इसका? v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज L1 अपॉन T1। क्या हो गया? m0। सर ये बार बार m0 आ रहा, लिखना ज़रूरी है क्या? आपकी इच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा और लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। L1 और T ऊपर चढ़ा -1, हमारे पास LHS की क्या है? m0 L1 T -1, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, एक वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है? ये चीज़ ऐड हो रही है ना, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हैं? क्या हम वेलोसिटी के अंदर प्रेशर को ऐड कर सकते हैं? क्या हम वेलोसिटी के अंदर टाइम को ऐड कर सकते हैं? जवाब मिलेगा नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। हमको ये बात अच्छे से पता है कि वेलोसिटी के अंदर जो ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा वो हमेशा कौन होगा? वेलोसिटी ही होगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, वो हमने चीज़ें देखी भी है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के अंदर क्या होता है? पावर जो होती है वो क्या हो जाती है? साथ में लिख देते हैं अपन, वहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। पर जब भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात अपन करते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों वेरिएबल क्या हो? सेम क्वांटिटी हो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर ये u है, u का मतलब क्या है? ये वेलोसिटी है और यहाँ पे at लिखा है। at मतलब एक्सेलरेशन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू द टाइम, ठीक है, एंड दैट इज एडेड टू u, मतलब u के साथ at ऐड हो रहा है। तो मेरे अभी स्टेटमेंट जो मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग सर, मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि ये भी क्या है? वेलोसिटी है। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इस u के अंदर अगर ये ऐड हो रहा है मतलब ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं? एक वेलोसिटी को जन्म दे रहे हैं। ये क्लियर है बात? दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। अगर मैं इन दोनों की डायमेंशन निकालूंगा अभी तो मेरे को वो डायमेंशन किसके बराबर मिलेगी? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। देख लो, चेक कर लेते हैं। 80, ठीक है ना। 80 को लिया है मैंने, पहले u को छोड़ दिया है बिकॉज u तो अपन जानते ही है वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन ये आने वाला है। मतलब ये दोनों तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसकी बात करनी है अपने को अब। तो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे एक टाइम ऑलरेडी है ही है, 80 हो रहा है, टाइम से टाइम कैंसिल, क्या रह गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन m0 L1 T -1, सेटिस्फाइड। v का m0 L1 T -1, u भी वेलोसिटी होती है, इनिशियल होती है, तो इसका भी यही है। और 80 का भी जब हमने देखा इसको सॉल्व करके तो इसका भी क्या मिला अपने को? m0 L1 T -1। इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी इक्वेशन का क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अब जो हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं तो वो न्यूमेरिकल ये होते हैं कि जो एग्ज़ाम में या फिर कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या हो जाता है, यहाँ पे आ गया 80 स्क्वायर, ठीक है। अब हमको ये तो पता है, मैंने सिंपल सी न्यूटन का इक्वेशन लिखा था मोशन का, तो हमको पता है सर v = u + 80 होता है। 80 स्क्वायर यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है।
पर अगर कुछ ऐसा टर्म आता है वहाँ पे ये पूछता है कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ दिखा, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। और दूसरे पॉइंट में दे दिया इफ़ इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। इफ़ इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है तो उसका रीज़न क्या है। आप ऐसा क्या करेंगे इसके साथ कि ये क्या हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए। तो हमको वहाँ पर क्या चेक करना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका डायमेंशन इसके भी सेम होना चाहिए और इसके भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 25 क्वांटिटीज़ लिख दूँ, u इक्वल्स टू u प्लस 80 प्लस 80 प्लस 380 प्लस 580 प्लस 780 वट एवर, 25 30 कितने भी लिखो, उन सब का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, v के। तब मैं बोलूँगा हाँ दिस इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। क्लियर है बात। तो ये तो बात की अपन ने पूरी की पूरी किसकी, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन डिराइव कैसे करते हैं, और एक एप्लीकेशन देखा अपन ने, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, 4 स्टेप है उसमें, मज़ा आएगा आपको। कुछ नहीं, खाली बस एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी तरह का कितना भी टफ न्यूमेरिकल आता है, यू कैन ईजिली सॉल्व दैट। क्लियर। और दूसरा डिपेंडेंसी ऑफ फैक्टर, जैसे पेंडुलम का मैंने एग्जांपल दिया था, तो हम वहाँ से फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए। समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, वो कमेंट में लिखिए, मैं अलग से वहाँ पर वीडियो में बना के आपको वो समझा दूँगा। क्लियर है बात। थैंक यू सो मच।